हाय डियर्स, जय हिंद जय भारत। आपका आपके चैनल राज हिंद हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम ऋतुकाल से संबंधित विशेष कथन और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करूँगा यह बिंदु भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए हमारे साथ आज फिर से हिंदी के महासागर से कुछ मोती चुन लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का तृतीय कालखंड ऋतुकाल के नाम से जाना जाता है। यदि आदिकाल और ऋतुकाल दोनों ही युगों के साहित्य को दरबारी काव्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आदिकाल के राजागण युद्ध प्रिय थे। अतः आदिकालीन साहित्य में तलवारों की टनटनाहट सुनाई देती है। वहीं ऋतुकाल के राजागण विलास प्रिय थे। अतः ऋतुकालीन साहित्य में श्रृंगार श्रिता दिखाई देती है। ऊपर लिखी गई बातों को हम इस तरह से प्रस्तुत करें, जैसे भक्ति काल में जो कवि देव मंदिरों में बैठकर देव स्तुति का गान करता था, वही ऋतुकाल में आते आते राज मंदिरों में बैठकर नारी सौंदर्य के चित्रण में लीन हो गया। इस समय के विषय में ऐसा भी कहा जा सकता है कि आदिकालीन साहित्य में तलवारों की टणकार तो भक्ति काल में घंटे घड़ियालों की अनुगुंज, वहीं ऋतुकाल में आते आते नारी के घुंघरुओं की ताल प्रमुख हो गई। आगे जान लेते हैं। ऋतु का अर्थ होता है तरीका, पथ, पंथ, मार्ग, रास्ता, विधि आदि। हम ये कहें कि ऋतुकालीन कविता में सर्वत्र कंकण टिंकण निपुण ध्वनि व्याप्त थी तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे देखिए, हमारे साहित्य में भक्ति काल का कवि कहता है, संतन को कहाँ सीकरी सो। वहीं ऋतुकाल के कवि का मत था, सीकरी के बिना सरे ना एको काम। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऋतु काव्य दरबारी काव्य हैं, क्योंकि इस काल में अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहा करते थे। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना भी है कि अशरफियों के लिए काव्य रचना करने वाले इस युग के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं या सामंतों की विलासी मनोवृत्ति की संतुष्टि के लिए श्रृंगारिक साहित्य की रचना की। यह ऋतुकाल वह काल था जिसके कवियों ने बंदी बंधाई पद्धति पर चलकर काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथों की रचना की। इसलिए आचार्य शुक्ल ने इस काल के लिए ऋतुकाल नाम का प्रयोग किया है। आगे लिखते हैं, हमारे आचार्य शुक्ल यानी आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में ऋतुकाल के लिए अलंकार काल और श्रृंगार काल अभिधानों का प्रयोग किया था, किंतु उनका जोर ऋतुकाल पर ही था। जैसे आचार्य शुक्ल ने कहा, श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। अब ऋतुकाल की समय सीमा किसने क्या मानी, इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे इससे पूर्व वाले वीडियो में हम आचार्य शुक्ल के अनुसार ऋतुकाल की समय सीमा देख चुके हैं, जिसे यहाँ भी टेप कर दिया गया है। अब आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ऋतुकाल की समय सीमा क्या है। हमारे डॉक्टर नगेंद्र ने ऋतुकाल की समय सीमा 1650 से 1850 ईस्वी तक मानी है, तथा डॉक्टर बचन सिंह ने ऋतुकाल की समय सीमा 1650 से 1857 ईस्वी तक मानी है। डियर्स, ऋतुकाल का नामकरण व नामकरणकर्ता के विषय में हम इससे पूर्व वाले वीडियो में रीड कर चुके हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि ऋतुकाल का सर्वमान्य नाम यानी मत क्या था, तो हमारे सामने जवाब होगा, ऋतुकाल को सर्वमान्य रूप से ऋतुकाल नाम से ही जाना जाता है। और हम जानते हैं कि ऋतुकाल के नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आचार्य शुक्ल के पूर्व सर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन अपने साहित्य इतिहास में 7वें अध्याय का नाम ऋतुकाल कर चुके थे। यहाँ पर हम यूँ कहें कि ऋतुकाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ग्रियर्सन थे। वहीं ऋतुकाल के नाम से नामकरण करने वाले प्रथम विद्वान हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आशा है इस पंक्ति का अर्थ
आप अवश्य समझ गए होंगे। अब आगे देखिए। रीतिकालीन साहित्य को आचार्य शुक्ल ने उपधाराओं में विभक्त नहीं किया। वे लिखते हैं, यानी हमारे शुक्ल जी कहते, रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका विभाग करने का कोई तर्कसंगत आधार मुझे नहीं मिला है। इस विषय में वे आगे लिखते हैं, इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक परिवर्तित नहीं हुआ हूँ। आगे दिया हुआ कथन हमें याद होना चाहिए। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। इस कथन के विषय में ध्यान रखिएगा। इसका संबंध यानी इस कथन का संबंध रीतिकाल के कवियों से है, अन्य काल के कवियों से नहीं। इस समय के संबंध में एक और कथन देखिए हमारे शुक्ल जी का, इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। आगे देख लेते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। वैसे रीतिकाल के प्रवर्तक का प्रश्न विवादित माना जा सकता है, फिर भी कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र व बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक हमारे आचार्य केशवदास को माना है। हमारे आचार्य शुक्ल ने केशव व सेनापति का वर्णन रीतिकाल में न करके भक्तिकाल के फुटकल कवियों में किया है। वहीं हमारे डॉक्टर नगेंद्र केशव का वर्णन भक्तिकाल की राम भक्ति काव्यधारा में करते हैं और उन्होंने केशव को रीतिकाल में वर्णित नहीं किया। यहीं पर ध्यान रखिए, शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र केशव को भक्तिकाल के कवि मानते हैं। उसमें भी विशेष बात, डॉक्टर नगेंद्र केशव को राम भक्ति काव्यधारा का कवि मानते हैं। यहीं पर एक बात और ध्यान रखिए, काल क्रम के अनुसार केशवदास भक्तिकाल के कवि हैं, लेकिन काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं यह माने जाते हैं। मगर आगे की पंक्ति पर ध्यान दीजिए, हमारे आचार्य शुक्ल आचार्य केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य तो मानते हैं किंतु रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं। आगे हमारे शुक्ल जी लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल व अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। आगे हमारे शुक्ल जी लिखते हैं, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। इस पंक्ति से कन्फर्म हो गया कि शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक या आरंभकर्ता चिंतामणि त्रिपाठी ही हैं। एक और कथन हमारे शुक्ल जी का देख लेते हैं। हमारे शुक्ल जी लिखते हैं, हिंदी में लक्षण ग्रंथों के लेखन की परंपरा रीतिकाल से पहले भी पाई जाती है, किंतु रीतिकाल तक आते आते इस प्रवृत्ति ने अन्य प्रवृत्तियों को पीछे छोड़ते हुए प्रधानता प्राप्त कर ली, अतः आलोच्य युग को रीतिकाल कहा जाने लगा। अब जान लेते हैं रीतिकाल के पूर्व लिखे गए लक्षण ग्रंथ और उनके लेखक कौन हैं। तो ध्यान दीजिए, हित तरंगिणी के लेखक कृपाराम डियर्स। हित तरंगिणी के विषय में हमें ध्यान रखना होगा, यह नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। अगली रचना है साहित्य लहरी सूरदास कृत। साहित्य लहरी एक काव्यांग निरूपण रचना है। इसमें अलंकार निरूपण के साथ साथ नायक नायिका भेदों का भी वर्णन हुआ है। अगली रचना है रसमंजरी नंददास कृत। यह भी सूरदास द्वारा लिखित साहित्य लहरी की तरह ही काव्यांग निरूपण रचना है। इस विषय से संबंधित अगली रचनाएं हैं बरवे नायिका भेद रहीमदास, श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र, नगर शोभा रहीमदास, तिलक शतक अलग शतक मुबारक, कर्णाभरण श्रुतिभूषण व भूपभूषण कर्नेश द्वारा। एक बार पुनः देख लेते हैं। हित तरंगिणी कृपाराम द्वारा, साहित्य लहरी सूरदास द्वारा, रसमंजरी नंददास द्वारा, बरवे नायिका भेद रहीमदास द्वारा, श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र द्वारा, नगर शोभा रहीमदास द्वारा, तिलक शतक अलग शतक
मुबारक द्वारा, कर्णाभरण श्रुतिभूषण व भूपभूषण कर्णेश द्वारा। अब जान लेते हैं रीतिकाल की प्रमुख धाराएं। हमारे शुक्ल जी ने रीतिकालीन साहित्य को 2 वर्गों में बांटा है। यहाँ पर ध्यान रखिए, वैसे तो रीतिकालीन साहित्य को हमारे शुक्ल जी ने भी 3 ही वर्गों में विभक्त किया है, जैसे सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि व रीतिकाल के अन्य कवि। यहाँ पर हम सामान्य परिचय को नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि यह भूमिका के रूप में होता है। यदि भविष्य में यहाँ से शुक्ल जी से संबंधित यह क्वेश्चन पुटअप होता है तो 2 और 3 दोनों ऑप्शन में हो तो फिर 3 को क्लिक कीजिए। अब आगे देख लीजिएगा, जिसे आज हम रीति मुक्त काव्यधारा के नाम से जानते हैं, उसके रचनाकारों को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के अन्य कवियों में स्थान दिया है। अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार देख लेते हैं कि इन्होंने रीतिकालीन साहित्य को या उसकी धाराओं को कितने भागों में बांटा। तो ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सर्वप्रथम अपनी अन्य पुस्तक हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल में रीतिकालीन साहित्य को 3 धाराओं में विभक्त किया, जैसे रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा। डियर्स, इससे आगे जानेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। अब रिवीजन के रूप में कुछ क्वेश्चन और आंसर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन आंसर 1650 से 1857 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य शुक्ल से पूर्व जॉर्ज ग्रेसन अपने साहित्य इतिहास के 7वें अध्याय का नाम क्या रख चुके थे? ऑप्शन आंसर होगा रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को किस धारा का कवि माना है? ऑप्शन आंसर होगा भक्तिकालीन राम भक्ति काव्यधारा का। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम आचार्य माना है? ऑप्शन आंसर केशवदास को। वीडियो के अंत में आपके लिए क्वेश्चन टाइप किया गया है, ध्यानपूर्वक रीड कीजिए और आंसर गेस करते हुए आंसर हो तो जवाब दीजिएगा। आपके जवाब के इंतज़ार में। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हो। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।